सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बड़ी मशहूर गज़ल है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। ये एक बड़ी इमोशनल सी गज़ल है। इसमें उस आदमी के इमोशंस बताए गए हैं जो कि पैसा कमाने के लिए अपने गाँव से दूर चला जाता है और उसको अपने गाँव की हमेशा याद आती रहती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल इससे उलट है। एक आदमी पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है, कुवैत में जाता है। उसके बीवी बच्चे उसको बार बार वापस आने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको अपने देश की याद नहीं आती। जहाँ उसकी कोई मजबूरी थी, वो यहाँ नहीं आ पाता। उसके ना आने के कारण उसके बीवी और बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना उज्जैन शहर की है। उज्जैन वैसे तो महाकाल की नगरी कहलाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर अपराध भी सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में एक ऐसा अपराध होता है, जिसने भी इसके बारे में सुना वो हैरान रह गया। दो मासूम बच्चे अपने पिता की उपेक्षा और अनदेखी का शिकार हो जाते हैं। पिता को आने के लिए कहते हैं। पिता को वापस बुलाने के लिए वो आत्महत्या करने का नाटक करते हैं। इस नाटक में उनकी माँ भी उनका साथ देती है, लेकिन ये नाटक जो है वो हकीकत में बदल जाता है। बच्चों की मौत हो जाती है और उनके जो पिता हैं, जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको ये एहसास हो जाता है कि भाग-दौड़ वाली इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। पैसा कमाने के लिए जो अंधी दौड़ लगी है, वह हमें शांति नहीं दे सकती। हमारा जो परिवार है, हमारे लिए सबसे पहले वही होना चाहिए, भाग-दौड़ उसके बाद। लेकिन आज के ज़माने में इंसान जो पैसा कमाने के लिए भागम-भाग कर रहा है और वह अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रहा। जिस परिवार के लिए आदमी पैसा कमाता है, उस परिवार के पास बैठने के लिए ही उसके पास समय नहीं है। थोड़ा बहुत कमा भी लेता है, लेकिन ज़िंदगी के सुख से वंचित रह जाता है। जो खुशी है वो उससे दूर होती जाती है। ना पैसा हाथ लगता है और ना परिवार की खुशी हाथ लगती है। यहाँ पर एक परिवार के साथ भी ऐसा ही होता है। उज्जैन शहर की गाजीगंज क्षेत्र में मोहल्ला पड़ता है सैफ़ी मोहल्ला। 29 मार्च की शाम को खबर मिलती है कि यहाँ पर दो बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। 29 साल का एक युवक ताहिर अपनी 15 साल की बहन और अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहता था। पिता सादिक हुसैन जो है वो कुवैत में नौकरी करने के लिए गया हुआ था। बच्चे अपने पिता को अक्सर बोलते रहते थे कि पिताजी हिंदुस्तान वापस आ जाइए, आपके बगैर हमारा यहाँ पर दिल नहीं लगता, हमें बहुत मुश्किल हो रही है, हम पढ़ना चाहते हैं और रोज़मर्रा की जो हमारे काम होते हैं वो भी खुद ही करने पड़ते हैं। हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम सब कुछ संभाल सकें। हमारी अम्मा जो है वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है, उससे ज़्यादा काम नहीं होता और वह अक्सर बीमार भी रहती है। इसलिए आप यहाँ पर आ जाइए। हिंदुस्तान में आकर आप यहाँ पर कोई छोटा मोटा काम कर लीजिए, आप घर की जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभा सकेंगे और मैं और मेरी बहन जो है वो अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे। तो उनके पिता अक्सर बोलते थे कि यहाँ पर मुझे काम नहीं मिलेगा, घर का गुजारा नहीं चलेगा, कम पैसे कमा कर लाऊंगा, उससे भी आप खुश नहीं रह पाओगे। बाहर से मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा, जब आऊँगा तो आप सभी जो है वो खुश हो जाओगे। तो बच्चे बोलते पिताजी हम रूखी सूखी खा लेंगे, जैसे तैसे होगा गुजारा कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर आ जाइए, हमारे से अब और जिम्मेवारियाँ नहीं उठाई जाती। अभी हमारी उम्र पढ़ने लिखने की है, घर की जिम्मेवारियों का सारा बोझ हमारे ऊपर पड़ गया है, हमारी आमदन भी कुछ नहीं है, आप भी हमें ज़्यादा पैसे नहीं भेजते। माँ ने कई बार आपको बोला कि जितने पैसे आप भेजते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप हमें ज़्यादा पैसे नहीं भेजते। तो सादिक जो है वो अपनी बीवी को मैसेज करता है कि जितने पैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तुम उतने से ही गुजारा करो, मैं
पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्ज में हूँ, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और पैसे नहीं भेज सकता। इस मैसेज को देखकर फ़ातिमा जो है, जो बच्चों की माँ थी, वो तनाव में आ जाती है। बच्चों का पिता सादिक काफ़ी साल से कुवैत गया हुआ था और वह हिंदुस्तान बहुत कम ही आता था। उसका परिवार जो है वो उसको बार बार बोलता था, वो अपने परिवार का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता था। उसके बच्चे और बीवी कई बार उसको बुलाते, लेकिन वह उनके बुलाने पर यहाँ पर नहीं आता था। ताहिर, उसको जो ताहिर है उसका बेटा, उसको बचपन से ही आँखों की बीमारी थी, उसकी आँखों की रोशनी कम थी, उसको इलाज की ज़रूरत थी। वो अपने पिता को बार बार बोलता है कि आप यहाँ आइए और मेरा इलाज करवाइए, लेकिन उसका जो पिता है वो अपनी मजबूरी बता देता और बोलता कि मैं अभी हिंदुस्तान में वापस नहीं आ सकता, तो उसका वो अच्छे से इलाज नहीं करवा पाता। बच्चा खुद भी जो है वो बीमारी से काफ़ी तनाव में था। इसके कारण ताहिर जो है वो हमेशा ही डिप्रेशन में रहता। ताहिर की बहन जहरा भी हमेशा तनाव में रहती थी, क्योंकि घर में पैसों की जो तंगी है वो लगातार बनी रहती थी। आमदनी इतनी नहीं थी कि अच्छे से गुजारा हो पाता। बच्चों की इस तरह की हालत देखकर जो उनकी माँ है वो भी तनाव में रहती थी। पूरा परिवार ही एक दिन सुसाइड करने की योजना बनाता है। माँ एक लेटर लिखती है जिसमें कि वो लिखती है कि मैं, ताहिर और मेरी बहन जाहिरा दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ हमारे पिताजी हैं। हम उनको कई बार बोलते हैं कि यहाँ पर वापस आ जाओ, लेकिन वो यहाँ पर वापस नहीं आते। उन्होंने मेरी आँखों का इलाज भी नहीं करवाया और हमें कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं दी है, इसलिए हम दोनों अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। पुलिस जब इस केस की तहकीकात करती है तो उनको ये बात पता चलती है कि ये जो लिखाई है वो ताहिर की नहीं थी, बल्कि उनकी माँ फ़ातिमा की थी। फ़ातिमा ने बच्चों की तरफ से ये सुसाइड नोट लिखवाया था, खुद लिखा था उसने बच्चों की तरफ से ये सुसाइड नोट, और उसके ऊपर बच्चों के साइन करवाए थे। जो बेटा ताहिर है वो एक पर्सनल डायरी भी लिखता था। जो पर्सनल डायरी पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस वाले उसको खोलकर जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो वह ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ताहिर ने इसमें लिखा था, हमारे पिताजी हमारी जिम्मेवारी नहीं उठाते, हमारा ख्याल नहीं रखते, हमारी माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, घर की माली हालत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्ज़े जो हैं वो बढ़ चुके हैं और कमाई का हमारा कोई साधन नहीं है। मेरी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही है, लेकिन कोई भी मेरा इलाज करवाने वाला नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं। वो माँ को अक्सर बोलता था कि माँ मेरा इलाज करवाओ, लेकिन माँ बोलती कि तुम्हारे पिताजी हैं जो हैं वो बाहर से बहुत कम पैसा भेजते हैं, उससे घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। फिर एक दिन सभी लोग इकट्ठा होकर आत्महत्या करने की योजना बनाते हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को बोलते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए, आप हमारा खून जो है वो हमारे पिताजी को दिखाना। जब आप हमारा खून जो है वो हमारे पिताजी को दिखाओगी तो हो सकता है कि तब वो पिताजी हमारे जो हैं वो वापस हिंदुस्तान आ जाएं। माँ भी जो है वो इस कदर से तनाव में आ चुकी थी कि उसने बच्चों को ऐसा काम करने से रोकने की बजाय उल्टा उनकी तरफ से एक सुसाइड लेटर लिखा। बच्चे पहले जहर खाते हैं और फिर अपने हाथ की नस काट लेते हैं। उसके बाद माँ क्या करती है कि उनके हाथों पर प्लास्टिक के बैग लगाकर उनका सारा जो खून है वो इकट्ठा कर लेती है और थैलियाँ जो हैं वो फ्रिज में रख देती है। बच्चे गिर जाते हैं और प्राण जो है वो अपने त्याग देते हैं। उसके बाद माँ पढ़ाने के लिए स्कूल चली जाती है। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और वह इस तरह से चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद शाम को वो स्कूल से वापस आती है और नाटक करने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब तहकीकात करना शुरू करती है तो देखते हैं कि भाई बहन जो हैं उनका शव कमरे में पास पास ही पड़ा हुआ था। दोनों के हाथ के नस जो है वो काटने के निशान थे। लेकिन पुलिस को यहाँ पर बहुत हैरानी होती है कि कहीं पर भी खून बिखरा हुआ नहीं था। हर जगह पुलिस जो है वो छानबीन करती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, तो जो खून है वो उनको फ्रिज में लिफाफे में पैक मिलता है। पुलिस पहले तो इस मामले को आत्महत्या का मामला मान कर चल रही थी,
लेकिन ये बड़ी अजीब बात थी कि घर में कहीं पर भी खून नहीं बिखरा हुआ था और खून जो है वो घर के जो फ्रिज है वहाँ पर पड़ा हुआ था। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा को देखते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि बच्चों के पेट में जहर था, यानी जहर पहले खाया था और उसके बाद जो है उन्होंने अपने हाथ की नस काटी थी। अब एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो है वो लेटर को देखता है और ये बताता है कि ये जो हैंड राइटिंग है ये बच्चों की नहीं थी बल्कि उनकी माँ फ़ातिमा की थी। पुलिस वालों को अब फ़ातिमा पर शक होने लगता है। उसको पकड़कर थाने ले जाया जाता है और जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि जब उसको उसके पति का मैसेज आया कि वो और ज़्यादा पैसे नहीं भेज सकता, तुम मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना, तो इस मैसेज से मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। हम सभी लोग आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन बेटा और बेटी ने मुझे आत्महत्या करने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पिता को हमारा खून दिखाना, उससे वो वापस आ जाएंगे। अब ये खबर जब सादिक तक पहुंचती है तो वह भी हिंदुस्तान लौट आता है। पुलिस वाले सबसे पहले तो फ़ातिमा को गिरफ़्तार करते हैं। उसको अपने बच्चों को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में गिरफ़्तार किया जाता है और जो उसका पिता है उसको इसलिए गिरफ़्तार किया जाता है क्योंकि सुसाइड नोट में बच्चों ने लिखा था कि हमारी आत्महत्या करने के लिए, जो हम सुसाइड कर रहे हैं इसके लिए हमारा पिता ही जिम्मेवार है। इस तरह से दोनों माता पिता को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाता है। बच्चे जो हैं वो मारे जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो मन को विचलित कर सकती है। मासूम बच्चे अपने पिता की अनदेखी का शिकार हो जाते हैं। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि बेशक आज के ज़माने में पैसा ज़रूरी है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके पैसा कमा सकता है, लेकिन फिर भी घर का अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन सबसे पहले एक बात जो है वो हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, तो परिवार को हमें पर्याप्त समय देना चाहिए। हमारे पास अपने परिवार के साथ बैठने का समय ही नहीं होता। ऐसे पैसे का भी क्या फ़ायदा जो कि हमारे से हमारा वो कीमती समय ही छीन ले जो कि हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, पैसा भी ज़रूरी है लेकिन परिवार जो है वो उससे भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।